खसाइश और मकासद की फिर से हो रही है जांच। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस के रडार में फिर से गैर मानता प्राप्त हुआ। हर एक से पूछे जाएंगे ये 8 सवाल और लिए जाएंगे इनके जवाब। मदरसा कब से चल रहा है, मानता क्यों नहीं ली, चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है, आय के स्रोत क्या है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, छात्रों की सिक्योरिटी के प्रबंध क्या हैं, छात्रों का किसी अन्य संस्थान से रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, गैर सरकारी समूह यानी एनजीओ की संबद्धता कहाँ से है। कुछ मान्यता प्राप्त मदरसों के यूजाइज पोर्टल होंगे परमानेंटली बंद। ऐसे सभी मदरसे जिनके यहाँ छात्रों की संख्या शून्य है या बहुत कम है या मदरसे भौतिक रूप से चल नहीं रहे हैं। पूरी खबर देखने के लिए जुड़े रहें आप तक से मैं बहुत जल्द हाजिर हुआ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जाकर ऑल बटन को क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइव न्यूज़ आप तक। 1 मिनट के पहले जो आपने वीडियो देखा उसमें 1 मिनट में यह बताया गया कि मदरसे और मकतब की फिर से जांच हो रही है। ये काम एटीएस वालों को सौंपा गया है जो मदरसों तक आएंगे और उनके 8 सवालात हैं। उन सवालों के जवाबात आपसे पूछेंगे और उसके सबूत में कागजात आपसे मांगे जाएंगे। तो हम बारी बारी से एक एक पॉइंट पर आपसे तफसीली बात करेंगे कि किस पॉइंट का जवाब आपको किस तरह से तैयार करके रखना है ताकि शासन की तरफ से कोई भी अधिकारी आपके पास आए तो वो आपके जवाबात से मुतमईन हो सके। अगर अधिकारी मुतमईन हो गया तो सरकार मुतमईन हो जाएगी। तो ज़बानी जवाब से काम नहीं चलेगा। आप जो भी बोलेंगे वो तहरीरी शक्ल में आपको देना होगा, सबूत के तौर पे देना होगा। तो आप इन 8 सवालों के जवाब तैयार करके रखिए। जांच शुरू हो गई है, कई जिलों में ये काम शुरू हो गया है। तो चलिए हम एक एक नंबर पे बात करते हैं। पहला नंबर जो है कि मदरसा कब से संचालित है। इसके ताल्लुक़ से आपको मशवरा है कि आप एक स्कूल की डायरी बनाइए, मदरसे की डायरी बनाइए। इसमें ऐसी प्रमुख तारीखें ज़रूर दर्ज कीजिए जिन जिन प्रमुख तारीखों को कोई काम हुआ है। मिसाल के तौर पर आपका मदरसा कब कायम हुआ है उसकी तारीख लिख लीजिए, उसके बानी कौन थे उनका नाम लिख लीजिए। फिर अगर आपने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराया है तो किस तारीख को कराया है, रिन्यूअल उसका कब है, आपने अगर मान्यता ली है तो किस तारीख को ली है, उसका सर्टिफिकेट का नंबर क्या है और पोर्टल में है तो पोर्टल का पासवर्ड क्या है। एक डायरी बना करके जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको इस डायरी में पासवर्ड है, ईमेल आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रिन्यूअल की तारीख है, रजिस्ट्रेशन की तारीख है और मदरसे के क़याम की तारीख है, कब तामीर नौ हुई, कब क्या हुआ, उन सारी चीज़ों को आप एक डायरी में नोट करके रखिए। जैसे ही वो आएंगे डायरी से आप एक एक चीज़ उनको नोट करा दीजिए। दूसरी बात ये है कि मान्यता क्यों नहीं ली, मान्यता क्यों नहीं ली। इसके लिए आपके पास जो भी जवाब हो, आपके पास ये भी जवाब हो सकता है कि हम सिर्फ मकतब चलाते हैं, हमारा दीनी मामला है, हम सुबह सुबह बच्चों को पढ़ा देते हैं और जो सरकारी स्कूलों के टाइम की पहले हम पढ़ा करके फुर्सत हो जाते हैं और बच्चे मुमकिन है कि सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपका टाइम अगर ना हो तो बना लीजिएगा कि अगर वो स्कूल सरकारी स्कूल 9 बजे से है तो आप इशराक के बाद से 8:45 तक बच्चों को पढ़ाइए और उनको छोड़ दीजिए। अब वो सरकारी स्कूल में चले जाएंगे, पढ़ कर के आएंगे 3 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जो भी उनका टाइम होगा उस टाइम पे आएंगे। आप उसके बाद से असर तक पढ़ा दीजिए, फिर मगरिब से इशा के दरमियान पढ़ा दीजिए। ये आपको टाइम टेबल रखना है। अगर आपने मान्यता नहीं ली है या मान्यता लेने का इरादा नहीं है, सिर्फ दीनी तालीम देते हैं और दुनियावी तालीम बच्चे सरकारी स्कूल में लेते हैं तो उसकी दोनों ज़रूरतें पूरी हो गई। दीन की तालीम आप दे रहे हैं और दुनिया की तालीम वो सरकारी स्कूलों से ले रहा है। लेकिन अगर मान्यता नहीं है तो आप फुल टाइम न चलाएं।
हिंदी अंग्रेजी आप भले पढ़ाते हों, पढ़ाते हैं, हमारे मदरसे में पढ़ाया जाता है, सबके मदरसे में ज़्यादा करके पढ़ाया जाता है, लेकिन इस बात का लिहाज रखें कि जब तक आपकी मानता ना हो जाए, आप अपने मदरसे का टाइम सरकारी स्कूलों के टाइम के पहले और फिर उनके टाइम के बाद में रखें। ये आपका टाइम टेबल, और ये सब एक डायरी में लिखा होना चाहिए कि हमारा स्कूल सुबह इतने बजे से इतने बजे तक चलेगा, इतने बजे छुट्टी हो जाएगी, फिर शाम में इतने बजे से इतने बजे तक चलेगा। ज़बानी काम नहीं चलेगा, डायरी में बाकायदा टाइम टेबल स्कूल का लिखा होना चाहिए। और कई मुदर्रिस हैं तो उनका तो ये भी बना होना चाहिए कि घंटा अगर लगता है, घंटा नहीं लगता तो ग्रुप होगा, कौन सा आप हिफ्ज़ पढ़ा रहे हैं, कौन सा आप नाज़रा पढ़ा रहे हैं, कौन उर्दू पढ़ा रहे हैं, कौन दीनियात पढ़ा रहे हैं, कोई हिंदी का टीचर होगा, अंग्रेजी का टीचर होगा। तो अगर घंटे वाइज है तो उसका टाइम टेबल होना चाहिए, नहीं है ग्रुप वाइज है तो ग्रुप वाइज। बहरहाल ये सब तहरीरी शक्ल में होना चाहिए, कुछ जवानी कोई बात मानी नहीं जाती है, इसलिए पूरी डायरी मुकम्मल कर लीजिए। ये बात चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है, इसका आपके पास जब से हिसाब मिल जाए, इसकी आमदनी का हिसाब, कैश बुक, लेजर बुक, वाउचर फाइल, इन सबको कंप्लीट कर लीजिए। कैश बुक में क्या होता है, एक तो रोज़नामचा होता है, तो रोज़ तो आमदनी होती नहीं, कभी महीने में हो सकती है, किसी महीने में कई मद होते हैं लोगों के, किसी का कुरान खानी का पैसा आता है, किसी का इसाले सवाब का पैसा आता है, साल में एक मरतबा रमज़ान का पैसा आता है, बकरा ईद में चर्ब कुर्बानी से कुछ पैसा मिल जाता है, किसी का हदिया आ गया, कुछ आ गया। बहरहाल ये कैश बुक आपको मेंटेन करना है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी हिसाब होगा, सरकारी हिसाब, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का ये साल होता है सरकार का। इसी तारीख से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का आपको हिसाब बनाना है। महीनावार बना लीजिए, साल वाइज बना लीजिए, कैश बुक में लिख लीजिए। 1 अप्रैल को अगर कोई आमदनी आई तो आमदनी एक तरफ लिखिए, आमदनी चंदे में आई रकम इतनी टोटल, या नाम से लिख लीजिए, फला मुदर्रिस के मार्फत इतना चंदा, फला मुदर्रिस के नाम की मार्फत इतना चंदा, फला मौलवी के नाम इतना चंदा, और किसी मास्टर ने चंदा किया तो इतना, कुल टोटल साल में इतना चंदा आया, कुर्बानी से क्या आमदनी आई, किसी का हदिया आया, किसी का इसाले सवाब आया, कुरान खानी का पैसा आया, किसी तरह से जो भी दान अनुदान जो भी आया वो आमदनी में एक तरफ लिखते जाइए। दूसरी तरफ आप लिखिए खर्चा, महीनावार खर्चा लिखिए। अप्रैल में हमने फला मुदर्रिस को इतनी तनख्वाह, फला मुदर्रिस को इतना तनख्वाह, फला मुदर्रिस को इतनी तनख्वाह, फिर उसके बाद और दीगर जो खर्चे होंगे, तामीरी काम में जा रहा है तो तामीरी काम में, और जिनको भी पैसा दीजिए उनसे बाउचर लिखवा करके गार्ड फाइल में लगा लीजिए। ये आपका ये काम ओरिजिनल काम है, फिर आप कहीं नहीं फंसेंगे। इस तरह से पूरे डॉक्यूमेंट्स, और एक लेजर रजिस्टर होगा जिसमें मान लीजिए कि एक मुदर्रिस साहब चंदा करने गए तो उनका एक खाता अलग होगा। उन्होंने मान लीजिए 1 लाख रुपए चंदा किया तो उनका इनाम में लिखा जाएगा 1 लाख वसूल करके लेके आए, फिर 10,000 रुपया उनका सफ़र खर्च उसमें घटाया जाएगा। 90,000, और 90,000 किसको दिया, उन्होंने जिसको दिया उसके नाम लिखा जाएगा, मैनेजर साहब को दिया गया। तो जब वो मैनेजर साहब को देंगे तो मुदर्रिस साहब मैनेजर साहब से बाउचर लेंगे कि मैंने दे दिया, वो अपने पास सबूत रखेंगे। अब मैनेजर साहब को 90,000 रुपया मिला तो मैनेजर साहब का अलग खाता होगा कि हमको फला मुदर्रिस से इतने लाख रुपया मांगा, फला मुदर्रिस से इतना मिला, फला मुदर्रिस से इतना मिला, इसमें से ये रकम गई कहाँ, बैंक में गई तो लिखेंगे अपने सामने की इसमें से 2 लाख में से 1.5 लाख रुपए मैंने बैंक में जमा किया, उसकी वो रसीद लगा करके रखेंगे। 50,000 रुपये कैश में है मेरे पास, उसमें से वो खर्चा दिखाते रहेंगे। इस तरह से करके आपको कैश बुक, लेजर रजिस्टर, गार्ड फाइल, ये तीनों आपको मेंटेन करके रखना है। जो मानता वाले मदरसे हैं उनको तो हर 5 साल में, वैसे तो साल में जमा होता है, लेकिन आप 5 साल भी जमा कर देना है तो जब रिन्यूअल कराने जाएंगे तो फिर 5 साल को इकट्ठा अपने आपसे हिसाब मांग लेंगे। हिसाब A to Z करेक्ट होना चाहिए। अमानतदार होना, अल्लाह के नज़दीक अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा, उससे बेहतर है कि पहले दुनिया में लोग हमसे हिसाब ले लें ताकि अल्लाह के सामने भी हिसाब देने का हमारा हिसाब बन जाए। इसलिए एक एक पैसे का हिसाब, इसमें देखो आपका टैक्स नहीं लगना है, आपसे इनकम टैक्स नहीं मांगा जाएगा। कुछ लोग ये दिखाते हैं कि सोसाइटी एक्ट में है कि अगर 50,000 से 50,000 तक की आमदनी खर्चा है तो आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। तो लोग ये करते हैं, आमदनी 50,000 दिखा देते हैं और उसी के नीचे जो है वो खर्चा दिखा देते हैं।
अरे भाई, अगर आपने एक मुदर्रिस भी रखा है और उसको आप 6,000 रुपये दे रहे हैं महीने का, तो 12,72,000 रुपये तो उसी की तनख्वाह होगी। तो जब आपकी 50,000 आमदनी है तो ये 72,000 रुपये कहाँ से लेके आए? तो ये सारी चीज़ें सवाल पैदा करती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप पूरा हिसाब रखें। इसलिए कि अगर आपकी आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है तो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई बाकी का पैसा आया कहाँ से। अगर आप किसी का नाम नहीं बता पाएंगे तो ये होगा कि आपके पास टेरर फंडिंग होती है। इसलिए आमदनी और खर्च दोनों का हिसाब होना चाहिए। और अगर आपके पास आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा है तो आप खर्चा कम कर दीजिए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खर्चा करना मुदर्रिसों के बस का है, मैनेजिंग बॉडी के बस का है। आमदनी मैनेजिंग बॉडी की बस की बात नहीं है, क्योंकि आमदनी पता नहीं हो, कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन खर्चा करना जो है नाजिम साहब के बस में है। अगर आमदनी कम है तो आप अपने खर्चे कम कर दीजिए। बिला मतलब की तामीरात कम मत करिए, बिला मतलब के उस्ताद मत रखिए। कहीं कहीं तो ऐसा है कि 25 बच्चे हैं, 4 मुदर्रिस हैं। ये सारे बातें, ये सवाल पूछे जाएंगे आपसे, ये सब सवाल पैदा करेंगे। मिसाल के तौर पर इसमें सवाल है कि कितने बच्चे पढ़ते हैं। अब आपके स्कूल में मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में 3 उस्ताद बहुत हो गया, 4 बहुत हो गए, 4 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और 25 बच्चे हैं, आप बताएंगे कि 4 उस्ताद हैं। तो ये सवाल भी सरकार की निगाह में खटकता है कि ऐसा कैसा। सरकार 60 लड़कों तक कुछ भी टीचर नहीं देती है, 60 के ऊपर फिर टीचर देना शुरू करती है। तो सरकार का भी मानक होता है, आप उस मानक को भले ना फॉलो करें। 60 पर नहीं, 60 पर 2 रख लीजिए, आप 100 पर 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए। एक मुदर्रिस के जिम्मे 25 से 30 लड़कों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो काम देगा तो काम देते देते रह जाएगा, पढ़ा नहीं पाएगा, पढ़ाने में आएगा तो काम रह जाएगा। इसलिए आप अपने मदरसों का नज़्म सही करें। चलिए, तो आमदनी के स्रोत क्या क्या हैं, तो ये आपको लिख के रखना है। चंदा से आमदनी इतना, कुर्बानी का इतना, इसाले सवाब का इतना, किसी के जरिए कोई जो भी पैसा आता है वो आपको लिखना है। और जो आप खर्चा करेंगे उसको दोनों बैलेंस होना चाहिए। आमदनी बढ़ी हुई हो चलेगा, लेकिन कम ना हो। अगर कम होती है तो फिर आप जिससे कर्जा लेकर के आए हैं, आप उसको दिखाना पड़ेगा कि हमने फला शख्स से इतने रुपए कर्ज लिया है, जब हमारी आगे आमदनी होगी तो हम वो पूरा कर देंगे। तो जब आप कर्ज भी लेंगे तो आप बैंक के थ्रू लीजिए, उनसे कहिए आप मदरसे के खाते में डालिए, ताकि वो रिकॉर्ड रहेगा। ये सारे काम आपको आपकी जवाबदेही से बचा देते हैं, आपका काम ओके हो जाता है। अगला सवाल है कितने बच्चे पढ़ते हैं, इसके बारे में हमने बता दिया। फिर छात्रों की सिक्योरिटी के क्या प्रबंध है। बच्चा आपके यहाँ पढ़ता है, हो सकता है दारुल अकामा भी हो, बच्चे रहते हों या न रहते हों, दिन में पढ़ते हों, चले जाते होंगे। अब जीना बना हुआ है, उस पर रेलिंग नहीं है, तो ये सिक्योरिटी का सामान नहीं हुआ। छत है, छत पूरी हुई है, बाउंड्री नहीं है, तो इन सब चीज़ों का इंतज़ाम आपको करना है। अगर जीने में रेलिंग नहीं है, छत पर रेलिंग नहीं है, तो इन सब को आप मुकम्मल करा लीजिए, क्योंकि आप देखा जाएगा और आपसे सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। और कुछ चीज़ें वो देख करके खुद नोट कर सकते हैं जो शासन को पहुंचा सकते हैं। तो इसका इंतज़ाम आपको करना है। एक कमरे में कितने बच्चे रहते हैं, अगर दारुल अकामा है, गवर्नमेंट का एक मानक होता है, उस मानक को पता कर लीजिए कि एक कमरे में कितने बच्चे रहेंगे और कितने बच्चों पर एक टॉयलेट होना चाहिए। इस सबको पता कर लीजिए। मालूम पड़ा कि 100 लड़के आपके दारुल अकामा में हैं और 2 बैतुल खला है, तो ये सब चीज़ें गौर करने की है। मानक को आपको पूरा करना चाहिए। अधिकारियों से जाइए, अपने ज़िले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से मुलाकात करिए, उनसे कहिए आप हमको दारुल अकामा का मानक बता दीजिए, कितने लड़कों पर कितने बाई कितने के कमरा चाहिए वो बनवाइए, क्या मतबक में क्या होगा, उसका मानक क्या है, वो सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ठीक है। छात्रों को किसी अन्य संस्थान में रजिस्ट्रेशन तो नहीं है। हो सकता है बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हों, दीनी तालीम लेते हों और किसी सरकारी स्कूल में जाते हों। इसके लिए आपको ये करना है कि आपको एडमिशन फाइल बनाना है।
मदरसे की एडमिशन फाइल बनाइए, उसमें वालिदैन के आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड और उसका फ़ोटो सारा रिकॉर्ड रखिए, और उसमें ये कॉलम भी रखिए कि बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, किस सरकारी स्कूल में पढ़ता है, किस प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ता है, वो सारा रिकॉर्ड रखिए कि ये बच्चा इस स्कूल में जाता है। तो अगर जाता है और नहीं जाता है तो भी लिखिए कि ये कहीं नहीं पढ़ता है। जवानी काम नहीं होगा, सब कुछ लिख करके आपको रखना होगा। तो एक रजिस्टर बना लीजिए, एडमिशन रजिस्टर बना लीजिए, सबका पूरा बायोडाटा उसमें हो, एडमिशन फाइल होगी, उसमें फ़ोटो लगे होंगे, आधार कार्ड छपा होगा, सारी चीज़ होगी। ये सब करके आपको रखना है ताकि मालूम पड़े कि हाँ हमारे यहाँ 100 बच्चे पढ़ते हैं, 100 में से 75 सरकारी स्कूलों में जाते हैं, 25 कहीं नहीं जाते हैं। ये आपको बता देना है। अच्छा, और है कि गैर सरकारी समूह की संबद्धता कहाँ से है, यानी जो आपकी सोसाइटी है। पहली बात तो अगर सोसाइटी नहीं बनी है तो आप करा लीजिए, आपको कराना ही कराना है, आप नहीं कराएंगे आप पकड़े जाएंगे। क्योंकि आप जब कोई काम कर रहे हैं तो अकेले थोड़ी ना कर रहे हैं, अकेले होते भी नहीं, कोई चंदा दे रहा है, कोई दूसरी तरह से ताउन कर रहा है, वो सब लोगों को मिला करके एक आप सोसाइटी बना लीजिए। सोसाइटी बनेगी या ट्रस्ट बनेगा, जैसा भी जो भी शक्ल हो, सोसाइटी में भी मान्यता मिल जाती है और ट्रस्ट में भी मान्यता मिल जाती है। तो इसको आप फौरन करा लीजिए। इसके लिए चंद लोगों की एक कमेटी बना लीजिए आप, और उसके फीस है, ऑनलाइन फीस जमा हो जाती है, उसके कागजात बन जाते हैं, ऑनलाइन जमा, हफ्ते 10 दिन में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये आपको बताना है। अगर सोसाइटी है तो सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय से आपके ये संबद्धता होती है। अगर झांसी से तो है झांसी, इलाहाबाद से है तो इलाहाबाद, जहाँ से भी, बहरहाल जहाँ से भी होगी वहाँ से आपको वो कागज़ दिखा देना, सर्टिफिकेट दिखा देना है। दूसरी बात, और अगर ट्रस्ट है, आपने रजिस्ट्रार ऑफिस से बनवाया है, जहाँ खेतों का बैनामा होता है वहाँ से भी ट्रस्ट बन जाता है, और ट्रस्ट सोसाइटी ऑफिस से भी बनता है। बहरहाल आपको ये सर्टिफिकेट दिखा देंगे, आपका ये वाला काम पूरा हो जाएगा। अब बारी आती है उन मदरसों की जो मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त मदरसों के जो यूडाइज नंबर है, उसके पोर्टल में हर साल बच्चों की तादाद, बच्चों के नाम, वालिदैन के नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ, पूरा बायोडाटा उसमें भरा जाता है। तो होता क्या है कि बहुत से मदरसे ऐसे हैं जिनमें बच्चों की तादाद बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पर 8 तक की मदरसे के लिए शायद 120 बच्चों को मानक है, यानी 120 बच्चे होना चाहिए। अब किसी के पास 25 बच्चे हैं, किसी के पास 30 बच्चे हैं, किसी के पास 15 बच्चे हैं, किसी के पास 60 बच्चे हैं, तो किसी के पास एक भी नहीं है, और कागज़ में अपना भरे पड़े हैं कि कहीं से भी रिश्तेदारों के लड़कों के नाम इधर उधर ला करके कागज़ में भर लिए, और हकीकत में है ही नहीं, मदरसा चल ही नहीं रहा है। तो ऐसे सारे मदरसे जिनके यहाँ बच्चे बहुत कम हैं, जीरो हैं, या कागज़ में तो हैं लेकिन जो है हकीकत में वो चल नहीं रहे हैं, ऐसे मदरसों का पोर्टल सीज हो जाएगा, परमानेंटली बंद हो जाएगा। लिहाजा अगर आपके यहाँ ऐसी कोई स्थिति है तो आप उसकी इस्लाह कर लीजिए। बच्चे कम हैं, उसकी तादाद बढ़ा लीजिए, और अगर नहीं चल रहा है तो उसको चलाइए आप। और मदरसा खोला भी है तो अपने पढ़ाने के लिए खोला है ना, बंद करने के लिए तो नहीं खोला है। बहरहाल ये बातें थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी बातें फ़ायदेमंद लग रही हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल, एक तो मेरा यूट्यूब चैनल है दी साइंस टीचर, उसमें भी मैं पढ़ाता हूँ, वो भी मेरा शौक़ है, पढ़ाता हूँ। अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं, कुछ करते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं, उनमें शेयर कर सकते हैं। और दूसरा चैनल मैंने बनाया है लाइव न्यूज़ आप तक, और ये वीडियो मैं अभी दी साइंस टीचर में ही डालूँगा। बाद में मैं इसका नाम चैनल का बदल सकता हूँ या दूसरा चैनल अलग से मैं न्यूज़ का बना सकता हूँ। बहरहाल आपसे दरख्वास्त है कि आप जो है मेरे चैनल दी साइंस टीचर या फिर ये न्यूज़ चैनल आप तक, इसको सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे वालों तक ये बात पहुंच जाए और वो अपने कागजात को दुरुस्त कर दें। लाइक करें, इससे हमको हौसला मिलता है, हिम्मत बढ़ेगी, हमको हौसला मिलेगा, हम आगे ज़्यादा काम करेंगे। और इसको शेयर करना न भूलें। हाँ, और अगर आपको कागज़ दुरुस्त करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारी मदद ले सकते हैं, हम मेहनताना लेकर के आपके कागजात को दुरुस्त कर देंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम आपके कागजात बना दें तो हमारा नंबर है, नोट कर लीजिए, 8601019154, और मेरा नाम है अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख।
और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द साइंस टीचर एंड द लाइव न्यूज आप तक। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं और तब तक आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल द साइंस टीचर या लाइव न्यूज आप तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।